कहानी की शुरुआत एक खाली डेजर्ट से होती है जहां एक आदमी एक पोस्टर चिपका रहा था। तभी एक बस आकर रुकी। उसने एक एंड्रेस नाम के आदमी को बस से उतारा और बस चली गई। एंड्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। एंड्रेस के आते ही बुढ़े आदमी ने पोस्टर हटा लिए और एंड्रेस को कार में बैठाकर अपने साथ सिटी में ले गया। रास्ते में उन्होंने बिना सर पैर वाली बातें करी। ये एरिया कुछ ज्यादा ही शांत और कम लोगों से भरा है। एंड्रेस को उसका अपार्टमेंट और उसे एक अकाउंटेंट की नौकरी दे दी गई। लड़का घर के अंदर आया। घर में काफी बेसिक चीजें थी। वहाँ ना कोई सजावट थी, ना ही ज्यादा तामझाम। यहाँ तक कि वहाँ एंड्रेस के लिए एकदम सिंपल से कोट रखे हुए थे। एंड्रेस ने सोने से पहले अपनी बियर्ड काट ली ताकि वो ऑफिस के पहले दिन थोड़ा सही दिखे। अगले दिन एंड्रेस काम के लिए काफी जानी मानी अच्छी कंपनी में आ गया। एंड्रेस अपने कोवर्कर से मिला। उसे काम शुरू करने से पहले कुछ पैसे दिए गए। घर की तरह लड़के का ऑफिस कैबिन भी काफी छोटा है। वहाँ कुछ ज्यादा करने को नहीं था, तो एंड्रेस कीबोर्ड पे ही नंबर को पंच करके अपना टाइम पास करता रहा। वो पूरे दिन में बस लंच ब्रेक पर ऑफिस के सामने आके बैठ जाता। एंड्रेस डेस्क से उठकर वापस ऑफिस में जाने लगा। तभी उसे बहुत डिस्टर्बिंग सी चीज दिखी। एक आदमी ऑफिस के चारों ओर लगी रेलिंग पर गिरकर मर गया। उसकी बॉडी को कुछ क्लीनर निकाल रहे थे। किसी को भी इस हादसे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब अपने काम के लिए इधर से उधर आसानी से जा रहे थे, बिना किसी इमोशंस के, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। क्लीनर भी बॉडी को ऐसे निकाल रहे थे जैसे उन्हें बस अपना काम खत्म करके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है। उनके मन में इम्पैथी तो दूर, कोई सिंपैथी भी नहीं थी। एंड्रेस ऑफिस में वापस आ गया। उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो क्लीनर ने उस एरिया को पूरी तरीके से साफ कर दिया। अब ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ किसी की भी डेथ न हुई हो। ये बात लड़के को काफी अजीब लगी। ऑफिस के बाद एंड्रेस बार में आ गया। उसने थोड़ी दारू पी, पर उसे दारू का स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर वो वॉशरूम में आके दारू के टेस्ट के बारे में बाकी लोगों से शिकायत करने लगा कि दारू एकदम पानी जैसी है, उस पे दारू का कोई असर नहीं हो रहा। पर वॉशरूम में बैठे एक आदमी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, दारू का टेस्ट तो ऐसा ही होता है, टेस्टलेस। पर वॉशरूम के अंदर से किसी बंदे ने एंड्रेस की बात में हामी भरी कि यहाँ की दारू अच्छी नहीं है। आदमी कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि दारू, चॉकलेट, लड़की, किसी में भी वो स्वाद नहीं है जो पहले हुआ करता था। वो आगे बात करते इतने में वॉशरूम में कुछ और लोग भी आ गए, जिसके चलते एंड्रेस और वॉशरूम के अंदर वाले बंदे की बात बीच में ही रुक गई। बार के बाहर आकर एंड्रेस ने उस बंदे का पीछा किया। वो आदमी एक बिल्डिंग के बेसमेंट में गया और उसने लाइट्स ऑन कर दी। वहां से आ रहा कुछ अच्छा म्यूजिक भी एंड्रेस को सुनाई दे रहा था, जो कि अब कहीं भी सुनाई देने को नहीं मिलता था। एंड्रेस ने एक बेकार लाइफ जीना शुरू कर दिया। वो उठता, खाता, ऑफिस जाता और आकर सो जाता। कुछ दिनों तक यही चला। एंड्रेस हमेशा घर पे टीवी देखते हुए खाना खाता, जिसकी वजह से उसे खाने का भी स्वाद नहीं आता। एक दिन लंच टाइम में एंड्रेस सोचने लगा कि मुझे बोरिंग जिंदगी नहीं जीनी, कुछ अलग करने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसने अपनी उंगली पेपर कटर पर रख दी। जब एंड्रेस की कोवर्कर उसे देखने आई तो सारे जने एंड्रेस को देखकर शॉक हो गए। उसकी एक उंगली कट चुकी थी। सब ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे जमीन पे क्यों पड़े हो। मतलब उन लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी उंगली कट गई है। वो इस बात से शौक है कि ये काम के वक्त नीचे क्यों लेटा हुआ है। एंड्रेस का काफी खून बह गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। वो कार की बैक सीट पर लेटा हुआ था। कार एक क्लीनर की है। उसने एंड्रेस से कुछ बात नहीं की। बस क्लीनर जल्दी से एंड्रेस को उसके अपार्टमेंट तक छोड़कर वहां से बिना एक शब्द कहे चला गया। एंड्रेस ने घर के अंदर आकर अपनी पट्टी खोली, पर ये क्या, उसकी उंगली तो एकदम सही सलामत जुड़ी हुई थी। ना उंगली पर कटने का कोई निशान था और ना ही कुछ और। आखिर उसकी उंगली कहाँ गई, इसका इल्म तो सिर्फ वकार भाई को होगा। आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई है। मुझे क्या पता आपकी उंगली कहाँ गई। एंड्रेस ये सब देखकर शॉक हो गया और उसे इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अगली सुबह एंड्रेस उसी गैस स्टेशन आ गया जहां उसे कहानी की शुरुआत में बस से उतारा गया था। वहां वही बुढ़ा आदमी पोस्टर लगा रहा था और वही इस सिटी में आते नए लोगों का वेलकम करता है। जब बस चलने लग गई तो एंड्रेस ने उस बस का पीछा किया, मगर थोड़ी देर में बस पता नहीं कहाँ गायब हो गई। एंड्रेस ने इधर उधर देखा पर उसे बस कहीं भी नहीं दिखी। लड़का वापिस ऑफिस आ गया। कैबिन में उसका बॉस ऑलरेडी खड़े होके उसका इंतजार कर रहा था। बॉस ने एंड्रेस को याद दिलाया कि तुम्हें काम के साथ खुश भी रहना चाहिए। बॉस ने यह भी कहा कि तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए हो या कोई भी जरूरत हो तो बिना झिझक के बता देना, सारी फैसिलिटी तुम्हें कंपनी देगी।
चाहे वो नई टेबल हो या नई चेयर या फिर लंच टाइम में ज़्यादा टाइम ब्रेक। लेकिन एंड्रेस का कहना था कि वो एकदम ठीक है। आज एंड्रेस ने सोचा कि लंच वो कैफेटेरिया में ही करेगा। सारे कोवर्कर्स के आने के बाद एंड्रेस उनके टेबल पर बैठकर सबके साथ खाने लगा। उन्होंने कुछ बातें करी। टीम ने उसे आज रात होने वाली पार्टी में बुलाया। काम के बाद एंड्रेस नए कपड़े और वाइन की बोतल खरीदकर घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे उसी बार वॉशरूम वाले आदमी की बिल्डिंग दिखी। एंड्रेस रुककर म्यूजिक सुनने लगा, पर जब वो बिल्डिंग के ज़्यादा पास गया तो कुछ क्लीनर ने उसकी अजीब मूवमेंट को देख लिया। उन्होंने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, पर एंड्रेस कुछ नहीं बोला। वो वहाँ से चला गया। शाम को पार्टी में एंड्रेस एनी ब्रिट नाम की लड़की से मिलता है। एनी एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। दोनों ने बातचीत करी। बहुत जल्दी उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया। दोनों डिनर के बाद साथ में वॉक करते हुए एंड्रेस के घर पर गए। एंड्रेस और एनी ने रात साथ में बिताई और मज़े किए। सुबह होते ही एंड्रेस काम पे चला गया। उसने एक नई जिंदगी जीना शुरू कर दिया। अब उसकी लाइफ बोरिंग नहीं रह गई। उसका मूड अच्छा रहने लगा। एंड्रेस ऑफिस टेबल के लिए एक नया प्लांट लेकर आया। उसने नई गाड़ी ले ली और एनी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया। कपल अपने नए काम पे लग गए। बोले तो घर की फुल डेकोरेशन करना। पूरे घर के सेटअप के बाद दोनों ने कुछ दोस्तों को घर पे डिनर के लिए बुलाया। लेकिन ये अच्छा रूटीन ज़्यादा दिन नहीं चला। एंड्रेस को चीज़ें फिर से बोरिंग लगने लग गई। वर्कर्स से भी सिर्फ फर्नीचर्स के बारे में बातें होती थी और वो भी अब बंद हो गई। एनी के साथ उसकी परफॉर्मेंस तो बढ़िया रहती, पर अब एंड्रेस का मन इस सब से भर गया, या कहो तो एनी से भर गया। वो बस घर को रिडेकोरेट करने के बारे में सोचती रहती थी। एक रात एंड्रेस को नींद नहीं आ रही तो उसने उठकर अपने लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बनाई। पीछे से एनी आ गई तो लड़के ने उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताया, पर एनी को उससे ये सब बात नहीं करनी थी। वो वापस घर से जुड़ी चीज़ों को लेकर एंड्रेस से बात करने लगी। कुछ दिन बाद एंड्रेस का ध्यान उसकी कोवर्कर इंगबोर्ग की तरफ जाने लगा। हिम्मत करके एक दिन एंड्रेस ने लड़की से बाहर चलने के लिए पूछ लिया। एंड्रेस ने एनी को कॉल करके झूठ कह दिया कि आज उसे ऑफिस में ज़्यादा काम है तो वो शायद लेट आएगा या मे भी घर ही ना आए। एंड्रेस इंगबोर्ग को लेकर मूवी देखने चला गया। मूवी इमोशनल नहीं थी, फिर भी एंड्रेस हॉल में इकलौता बंदा था जो इस फिल्म को देखकर रोने लगा। तभी इंगबोर्ग ने अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। फिर लड़का इंगबोर्ग को छोड़ने उसके घर गया। रास्ते में एंड्रेस ने इंगबोर्ग से पूछा क्या वो एनी को धोखा देते हुए उसके साथ मतलब इंगबोर्ग के साथ रह सकता है। इंगबोर्ग एंड्रेस की बात मान गई और दोनों ने रोमांस किया। दोनों ने सीक्रेटली एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सब छिपा रहेगा तो सबके लिए बढ़िया रहेगा। पर कुछ टाइम बाद एंड्रेस को ऐसा नहीं लग रहा था। उसे अब इंगबोर्ग और अपने रिश्ते को ओपनली एक्सेप्ट करना है। वो घर पे एनी के साथ टीवी देख रहा था और जब वो टीवी देखकर बोर हो गया तो उसने आज एनी को सब सच बता दिया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और डेट भी कर रहा हूँ। पर ये बात सुनकर एनी बिल्कुल हैरान नहीं हुई। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे ये सब कितना नॉर्मल हो। एनी ने बस इतना कहा कि सैटरडे तक रुक जाओ, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि सैटरडे को इनके घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। सैटरडे का दिन आ गया। गेस्ट लोग डिनर करके चले गए। एंड्रेस भी फूल लेकर इंगबोर्ग के पास आ गया। उसने लड़की के लिए बढ़िया सा रेस्टोरेंट बुक किया और उसे वहाँ पे लेके गया। फिर लड़के ने उसको बताया कि मैंने एनी से ब्रेकअप कर लिया है। इस न्यूज़ से इंगबोर्ग खुश नहीं हुई और जब एंड्रेस बोला कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो इंगबोर्ग कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि तुमने सही फैसला लिया है और हम तो वैसे भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। और इंगबोर्ग और भी लड़कों को डेट कर रही थी। एंड्रेस कहने लगा तुम उन सब से ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ रहो, पर इंगबोर्ग ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उसे साथ रहने वाली बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एंड्रेस ने काफ़ी कोशिश की। वो इंगबोर्ग से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आ जाओ मेरी जाना सोना, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। लड़की ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे अपने सारे बॉयफ्रेंड एक जैसे लगते थे। इस बात पे एंड्रेस को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ खाए पिए वहां से उठकर चला गया। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एंड्रेस सबवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ पे उसने कपल को किस करते हुए देखा। वो किस तो कर रहे थे, मगर उन्हें देखकर लग नहीं रहा कि वो ऐसा कुछ करना चाहते भी है। एंड्रेस पटरी पर कूद गया। कुछ मेट्रो उसके ऊपर से निकल कर गई, पर उसे कुछ नहीं हुआ। सबवे स्टेशन बंद हो गया और एंड्रेस ने वही पड़े पड़े थोड़ा आराम किया। थोड़ी हिम्मत करके लड़का उठा। उसे कुछ लाइट सी दिखी। वो लाइट की तरफ जाने लगा। फिर एंड्रेस की हालत ख़राब थी।
वो पूरी तरीके से कीचड़ में सना हुआ था। टनल के रास्ते से वो शहर की सड़कों पर वापस आ गया। क्लीनर्स एंड्रेस को बैठाकर उसके घर ले जाने लगे। उन्होंने एंड्रेस से एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे कि वो रोबोट हो। घर पे एनी थी। उसने एंड्रेस को इस हालत में देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और कहने लगी कि आज हम दोनों को दोस्तों के साथ फिशिंग पे जाना है। जब एंड्रेस ने कुछ नहीं कहा तो एनी उसे रिंग वापस करके वहां से चली गई। कुछ टाइम बाद एंड्रेस बार में आकर दारू पीने लगा। उसे बार वाला वो आदमी याद आया। वो बार से निकलकर सीधा उस आदमी की बिल्डिंग के पास उसे ढूंढने आ गया। एंड्रेस को आज भी बेसमेंट से बहुत अच्छे म्यूजिक की आवाज आ रही थी। उसने बिल्डिंग की साइड पर चढ़कर बेसमेंट के अंदर छलांग लगा दी और वो एक काले से अंधेरे बेसमेंट के कॉरिडोर में आ गया। यहाँ फाइनली उसे बार वाला आदमी मिल गया। उसका नाम है ह्यूगो। एंड्रेस ने ह्यूगो से रिक्वेस्ट की कि उसे आज रात यहीं रुकने दे, क्योंकि वो अपने नए दोस्त से परेशान हो गया है, क्योंकि उसका यहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड्रेस अंदर आ गया। वहाँ छत पे बल्ब ही बल्ब लगे हुए थे और दीवार पे कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। आदमी ने एक पेंटिंग हटा दी तो वहाँ दीवार में एक छेद हो रखा था। म्यूजिक की आवाज उसी में से आ रही थी। एंड्रेस ने वादा किया कि वो ये सब किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद ह्यूगो ने उसे रुकने की परमिशन दे दी। दोनों जने मस्त बैठकर म्यूजिक को सुनते। अगले दिन जब एंड्रेस ऑफिस से आया तो उसका बॉस चेक करने आया कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। एंड्रेस बोलने लगा कि अब चॉकलेट में पहले जैसा टेस्ट नहीं आता, न ही बच्चे आसपास दिखते हैं। ये सारी बातें बहुत अजीब है। ये सब सुनकर बॉस कैबिन से चला गया। एंड्रेस ने एनी से कॉल पर झूठ कहा कि आज ऑफिस में देर तक काम है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाएगा। पर एंड्रेस ऑफिस के बाद सीधा ह्यूगो के बेसमेंट में आ गया। उसने हथौड़ा लेकर छेद वाली दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो ह्यूगो ने उसे ऐसा करने से मना किया, पर बाद में जब उसे कुछ अच्छी खुशबू आने लगी तो दोनों ने साथ में दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। दोनों ने एक टनल सी बना ली और उसके अंदर बैठकर साथ में कॉफी पीते हुए बातें करने लगे और म्यूजिक के मजे लेने लगे। उन्हें कुछ बच्चों की आवाजें भी आ रही थी। सुबह को एंड्रेस ऑफिस गया तो उसके बॉस ने बताया कि तुम्हारी जगह कंपनी ने किसी और को काम पे रख लिया है, पर कंपनी तुम्हें काम से निकाल नहीं रही है, बस उसे दूसरा करियर लेने के लिए इंस्पायर कर रही है जिसमें वो अच्छा कर सके। क्या इमोशनलेस तरीका है किसी बंदे को जॉब से निकालने का। और दो मोदी को वोट। बिल्डिंग के बाहर क्लीनर एंड्रेस का वेट कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वो ऑफिस के पीछे वाली सीढ़ियों से भाग गया। अब एंड्रेस ने पूरा टाइम टनल को और खोदने में लगा दिया, क्योंकि अब काम धंधा तो था नहीं, तो फ्री आदमी क्या ही करेगा खोदने के अलावा। ह्यूगो भी उसके साथ था। उन्होंने इतनी गहरी टनल खोद दी कि पड़ोसियों को भी अच्छा म्यूजिक और अच्छी खुशबू आने लगी। कुछ पड़ोसी ह्यूगो के घर आ गए, पर सबको एंड्रेस ने घर से ये कह के निकाल दिया कि वे बस लीकेज को सही कर रहे हैं, ये खुशबू वहीं से आ रही होगी। पर पड़ोसियों को खुशबू इतनी अच्छी लगी कि वो ह्यूगो के बेसमेंट की खिड़की के बाहर खड़े हो गए। यहाँ एंड्रेस और ह्यूगो को टनल का एंड छोर दिखने लगा। एंड्रेस ने अपना हाथ अंदर डाला। उसका हाथ एक कलरफुल से घर में आ गया। वहाँ बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। इधर उधर हाथ मारने पे उसे एक फ्रेश बेक्ड केक मिला। लड़के ने केक अंदर खींच लिया और बैठकर ताजे केक के मजे लिए। मतलब यहाँ पे उन्होंने कभी भी ऐसा केक नहीं खाया था, एकदम फ्रेश। तभी उसे क्लीनर पकड़कर अपने साथ ले गए। एंड्रेस को केक इतना पसंद आया कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि क्लीनर उसे लेकर जा रहे हैं। कुछ क्लीनर ह्यूगो को भी अपने साथ ले गए, पर थोड़ी देर में क्लीनर ने ह्यूगो को छोड़ दिया। क्लीनर एंड्रेस को सिटी के लीडर के पास लेकर गए। वहाँ लोग उससे कहने लगे कि सबको उसके लिए बहुत खुशी है, सब एंड्रेस पर गर्व महसूस करते हैं। इसके बाद जो बुढ़ा आदमी एंड्रेस को सिटी में लेकर आया था, वही आदमी एंड्रेस को कार में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगा। उसके साथ दो क्लीनर भी बैठे हुए थे। ह्यूगो के घर वाली टनल को कुछ क्लीनर ने बिल्कुल सही कर दिया और उसे बंद करके बेसमेंट को अच्छे से चमका दिया, जैसे वहाँ कुछ हो ही ना। एंड्रेस खाली जगह वाले गैस स्टेशन पर आ गया। तभी वहाँ बस आ गई। उसमें से कुछ नए लोग उतरे और बुढ़े ने क्लीनर के साथ मिलके एंड्रेस को बस के लगेज एरिया में डालकर गेट बंद कर दिया। एंड्रेस को फिर बस लेकर चली गई। शहर में सब लोग अपनी लाइफ पहले की तरह नॉर्मली जीने लगे। एनी और इनबॉर्ग दोनों के नए बॉयफ्रेंड बन गए। ह्यूगो को उसकी पुरानी नौकरी मिल गई। बस में एंड्रेस को धक्के खाने की आदत पड़ गई। वो एक दिन सो गया और वो तब तक नहीं उठा जब तक बस अपने फाइनल स्टॉप पर आकर नहीं रुक गई। जब बस रुकी तो एंड्रेस गेट खोलकर बाहर आया तो बाहर चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी।
ये एक फ्रोजन वेस्टलैंड है। एंड्रियस के बाहर जाते ही बस वहाँ से चली गई और एंड्रियस इस स्नो स्टॉर्म में अकेला रह गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह थोड़े कंफ्यूज हो गए इस मूवी को लेके। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहानी की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली तो सीधी सीधी पॉसिबिलिटी ये है कि क्रिश्चियन बाइबल के अंदर एक परगेटरी नाम की जगह का जिक्र किया गया है, जो डेथ के बाद और फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि हेल या हेवन में पहुंचने से पहले की जगह है, जिसको बाइबल में परगेटरी कहा गया है, जहाँ पे ना कोई खुशी होती है ना कोई दुख होता है, बस होती है तो मनुष्यत। कहानी शुरू हुई थी वहाँ पे जहाँ हमारे एंड्रियस भाई साहब को बीच गैस स्टेशन पर छोड़ दिया गया। वो कहाँ से आया, किसकी पैदाइश है, कुछ पता नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी डेथ हो चुकी थी और ये उसका एक टेस्ट फेज था, एक ऐसी जगह जहाँ पे उसका टेस्ट चल रहा था। वो लास्ट में हेवन तक पहुँचने वाला था कि तभी सिर्फ एक केक की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और अपनी मंजिल से भटक गया, जिसके चलते उसे सज़ा के तौर पे जहन्नुम में झोंक दिया गया। मतलब हेवन उसके सामने ही था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ने सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो इसको हम रियल लाइफ से भी जोड़ के देख सकते हैं कि लाइफ में अगर आपको हेवन चाहिए जीते जी, क्योंकि मरने के बाद तो कद्दू कुछ नहीं मिलेगा, तो जीते जी अगर हेवन चाहिए तो लाइफ में फोकस्ड होना पड़ेगा, किसी गोल को लेके ऑब्सेसिव होना पड़ेगा। लेकिन सबकी कहानी में आते हैं डिस्ट्रैक्शंस, कभी इधर से कभी उधर से, जो हमारे फोकस को चुरा कर ले जाते हैं और हमें हमारे हेवन से दूर कर देते हैं, और लाइफ बन जाती है एक हेल की तरह। तो कहानी की भाई साहब एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। कहानी की दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डायरेक्टर और राइटर ने ये दिखाने की कोशिश की हो कि समय के साथ जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने ही हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। वी आर लिविंग इन मैटीरियलिस्टिक सोसाइटी, जहाँ पर अगर 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो वो बात भी फर्नीचर और सोफे कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे के इमोशंस की। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर गया, गिर गया, किसी के साथ क्या हो गया, किसी की उंगली कट गई, किसी की उंगली कहाँ चली गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी है। लोग प्रिटेंड करते हैं, लेकिन असल में लोगों को फर्क पड़ना कम हो चुका है। हमारा ध्यान हमारे सोशल मीडिया पे ज़्यादा है और सोशल लाइफ पे कम। परगेटरी वाला फेज हम रियल लाइफ में फील कर सकते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी और मैटीरियलिस्टिक सोसाइटी के चलते लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। एक ही 4 मंजिल की बिल्डिंग में रह रहे लोगों को ये नहीं पता कि 3rd फ्लोर पे कौन रह रहा है, नीचे वालों के कितने बच्चे हैं। इट क्वाइट अमेजिंग कि कैसे सब किस हद तक आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है और मैंने अपना काम कर दिया है। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना काम कर दो। अब वीडियो रेगुलर आएगी तो आप भी रेगुलर आना। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।